सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः ओषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः शान्तिः क्रोधः शान्तिः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः सामः शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। मैं मगध के महामंत्री एवं अमात्य राक्षस से बात करना चाहता हूं। मैं हूं मगध का महामंत्री, कहो क्या कहना है। मैं तक्षशिला का एक शिक्षक सहस्त्रों योजन प्रवास कर आपसे सहायता मांगने आया हूं। सुदूर यूनान का एक योद्धा अलक्षेंद्र विश्व विजय की कामना से अनेक राष्ट्र राज्य एवं नगरों को ढहाता भयंकर नरसंहार करता भारत की सीमा की ओर बढ़ रहा है। तक्षशिला के सम्राट आंभी की उससे अभिसंधि हो चुकी है। आंभी आक्रांताओं के लिए भारत का प्रवेश द्वार खोल देगा और क्या के राजपर्वतेश्वर अकेले हाथों इस झंझावात को रोक न पाए। पंचनद के गणराज्यों में एकता का अभाव है। विनाश निश्चित है और कोई कुछ कर नहीं रहा है। राष्ट्र के गौरव पर संकट आया और कोई कुछ कर नहीं रहा है। राष्ट्र पतन के कगार पर खड़ा एक धक्के की राह देख रहा है और कोई कुछ कर नहीं रहा है। भारत की असुरक्षित सीमाएं आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं और कोई कुछ कर नहीं रहा है। इस राष्ट्र को मगध के सामर्थ्य की आवश्यकता है और मगध अभी तक सजग नहीं हुआ, सज्ज नहीं हुआ। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि आप मगध सम्राट को भारत की सीमा रक्षा का दायित्व ग्रहण करने के लिए तत्पर करें ताकि भारत एकजुट हो अलक्षेंद्र के आक्रमण का प्रत्युत्तर दे सके। हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं पहुंची है आचार्य। यही मैं आपके सुरक्षा कर्मियों से भी कह रहा था कि विपत्तियां सूचना देकर नहीं आती। यदि शीघ्र ही मगध अपने सैन्य बल के साथ तक्षशिला नहीं पहुंचा तो भारत की पराजय निश्चित है। आचार्य, मान लीजिए मैं आपकी बात मान भी लूं, तब भी मगध कैकेयी तक्षशिला व अन्य जनपदों की सीमा को अतिक्रमण कैसे कर सकता है। न ही हमें अलक्षेंद्र के आक्रमण का सम्मिलित रूप से प्रतिकार करने की आवश्यकता की सूचना दी गई है। तो क्या इससे मगध का दायित्व कम हो जाता है? पर तक्षशिला स्वतंत्र है, कैकेयी स्वतंत्र है, पंचनद के गणराज स्वतंत्र हैं, वे अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मगध उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यदि मगध ने हस्तक्षेप नहीं किया अमात्य, तो न गांधार स्वतंत्र रहेगा, न कैकेयी, न पंचनद के गणराज्य, न ही ये राष्ट्र। आक्रांता कैकेयी गांधार और मगध में भेद नहीं देखेंगे। गांधार, कैकेयी, अभिसार एवं पंचनद के गणराज्य भारत के अभिन्न अंग हैं। यदि उनकी स्वतंत्रता राष्ट्र के हित में बाधक होती है तो उनकी स्वतंत्रता को कुचलना होगा। किसी राज्य की स्वतंत्रता के नाम पर राष्ट्र की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती अमात्य।
यदि इस राष्ट्र की रक्षा के लिए गांधार कैकेयी एवं पंचनद के गणराज्यों ने साथ नहीं दिया तो वे भी स्वतंत्र नहीं रहेंगे। मैं आपके विचारों का समर्थन नहीं कर सकता आचार्य। मैं अमात्य से सहमत हूं आचार्य। आमंत्रण के अभाव में मगध किसी भी राज्य की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता। यह मगध की परंपरा के विरुद्ध होगा। राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न कोई उत्सव नहीं है कि आपको युद्ध के लिए आमंत्रण दिया जाए, और मैं मगध की परंपराओं से अनभिज्ञ नहीं हूं मंत्रीवर, पर यह समय विवाद का नहीं है, इसलिए इस संदर्भ में मेरा मौन ही उचित रहेगा। पर इतना अवश्य कहूंगा कि मैं आपके पास मगध की परंपराओं से प्रभावित होकर नहीं, उसके सामर्थ्य के कारण आया। प्रश्न मेरे राष्ट्र की सुरक्षा का है, इसलिए आप चाहे मेरे विचारों से असहमत क्यों न हो, मैं आपसे इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करने के लिए प्रार्थना करूंगा। इस राष्ट्र को मगध के सामर्थ्य की आवश्यकता है मंत्रीवर, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सम्राट से इस विषय पर विचार विमर्श करें या मुझे सम्राट तक पहुंचा दें। मैं सम्राट से प्रार्थना करूंगा, मैं सम्राट को इस विषय की गंभीरता से परिचित कराने का प्रयास करूंगा। आचार्य, आचार्य, मगध का सामर्थ्य आपको भीख में तो नहीं मिल सकता है जिसे आप अपनी झोली में ले जाएं। जाइए, अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, हमारा भी समय व्यर्थ हो रहा है। जाइए। महामंत्री, आप मेरी बात को गंभीरता से लीजिए। यह प्रश्न राष्ट्र की सुरक्षा का है। आप इस तरह से तो अपने उत्तरदायित्व से मुंह नहीं फेर सकते। यदि इस राष्ट्र के गौरव का हनन हुआ तो मगध भी अपने गौरव की रक्षा नहीं कर पाएगा। मगध को भी उसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। महामंत्री, अमात, अमात, महामंत्री, महामंत्री। प्रणाम आचार्य। स्वागत है महामंत्री, आइए। प्रणाम महामंत्री, प्रणाम। कैसे सुरक्षित रह पाएगा मगध, जबकि मगध की सामरिक शक्ति धन लोलुप व्यक्तियों की हीनता से ग्रस्त हो। यदि समय हो तो इन तथ्यों को देख लीजिएगा और स्वयं निर्णय कर लीजिएगा कि क्या आप इन विस्फोटों से अलिप्त रह पाएंगे। और यदि साहस हो तो सम्राट से पूछ लेना कि क्या वे इससे अनभिज्ञ थे। और यदि कर्तव्य बोध का ह्रास ना हुआ हो तो मगध को इतना उत्तर अवश्य दे देना कि इन अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी कौन है। संभवतः भारत अपने गौरव को बचा पाता यदि समय रहते आपने उनकी सहायता की होती जो वीरतापूर्वक लड़े और पराजित हुए। मेरी स्मृति में ऐसे कई संस्मरण हैं जो दुखद हैं, ऐसे कई कटु सत्य जिस पर इस धरा के किसी पुत्र को गर्व नहीं होगा। इस प्रवास में मैंने उस भारत को देखा है जो टूट गया है, जो और टूट रहा है। उस समाज को देखा है जो अपनी संस्कृति, मूल्यों और परंपराओं की रक्षा करने में असमर्थ है। इस प्रवास में मैंने उस भारत को देखा है जो अत्याचारियों को सह रहा है, उन्हें ढो रहा है। मैंने असहाय, निर्बल और विवश हो रहे भारत को देखा है। जिसे मैं देख आया हूं उस भारत की कथा में कुछ रोचक नहीं है, उसमें तो बस करुणा ही करुणा है। मुझे दुख है आचार्य कि अपने अज्ञान व उत्तरदायित्व से पलायन करना कितना सरल है महामंत्री। आचार्य, आर्य वररुचि ने आज ही महामंत्री पद का त्याग कर दिया है। यह मगध का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है कि उसके राजनैतिक चिंतक एक ऐसी परंपरा को जन्म दे रहे हैं जहां अपने उत्तरदायित्व से पलायन करने का राजनीतिज्ञों को अधिकार प्राप्त है और इसे त्याग की संज्ञा दी जा रही है। जिन्हें त्याग देना चाहिए वे सत्ता परासीन है, त्रिदृढ़ है, और जिन्हें दूसरों से त्याग पत्र मांगना चाहिए वे त्याग पत्र दे रहे हैं। इससे आपके चरित्र की दुर्बलता ही परिलक्षित होती है आर्य। आपका यह त्याग प्रशंसा के योग्य नहीं है।
जहां महामंत्री पद की गरिमा ही नष्ट कर दी गई हो, वहां पदत्याग के अतिरिक्त अन्य कोई सम्मानजनक पर्याय भी तो नहीं रहता है आचार्य। अपनी गरिमा के प्रति कितने सतर्क हैं आप, और इस धरा की गरिमा के प्रति, अपनी प्रतिमा, अपनी छवि के संबंध में सजग हैं आप, पर इस धरा की प्रतिमा, इस धरा की छवि के संबंध में कोई सजग है? अपने हित में आपने अपनी दिशा निश्चित कर ली, और इस धरा के संदर्भ में, इस धरा की दुर्दशा करने के लिए आपने इसे उनके हाथों सौंप दिया जो आपको अपने पद का त्याग करने के लिए विवश कर रहे हैं। सत्ता का त्याग उन्हें करना है, आपको नहीं। सत्ता का त्याग धनानंद को करना है, आपको नहीं। सत्ता का त्याग धनानंद के समर्थकों को करना है, आपको नहीं। और यदि इस धरा के हित में आप विचार नहीं कर सकते तो इस धरा को आपकी आवश्यकता नहीं है, इस समाज को आपकी आवश्यकता नहीं है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है उसके लिए दोषी आप हैं, धनानंद नहीं। मगध के पतन के लिए आप भी उत्तरदायी हैं महामंत्री। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं भावना में बह गया था। नहीं आचार्य, आप ठीक ही कह रहे थे। अपनी इसी वृत्ति के कारण मैंने अनेकों अवसरों पर पराजय स्वीकार कर ली थी। आर्य निराश ना, मुझे विश्वास है कि यह धरा आपको और अवसर देगी, और जब भी वह अवसर आए तो इस धरा के हित को ध्यान में रखकर ही निर्णय कीजिएगा। मेरी सद्भावना और सामर्थ्य सदैव आपके साथ रहेगा। आचार्य, आज मैं असमर्थ हूँ, विवश हूँ, पर भविष्य में आपका निश्चय साकार करने में मैं आपका सहायक अवश्य बनना चाहूंगा। वह अवसर भी मैं आपको अवश्य दूंगा आर्य। अब मुझे आज्ञा दें। प्रणाम। प्रणाम। विधानम योगः पदार्थः हेत्वर्थः उद्देशः निर्देशः उपदेशः अपदेशः प्रदेशः अधिकरणं विधानं योगः पदार्थः हेत्वर्थः उद्देशः निर्देशः उपदेशः अपदेशः अतिदेशः प्रदेशः क्या तुम्हारा अभियान सफल रहा? कौन सा अभियान? क्या तुम चाहते हो कि मैं पूरे पाटलिपुत्र को चीख चीख कर बताऊं कि तुम किस अभियान पर पाटलिपुत्र आए हो? भगिनी, तू भी यहाँ बैठ, देख तेरा पति कथा सुना रहा है। विष्णु, मैं गंभीर हूँ। आर्य वररुचि व श्रीक मेरे यहाँ आए थे। क्या कहा उन्होंने? आर्य वररुचि ने महामंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया है। अब? पर आर्य वररुचि महामंत्री ही रहेंगे। क्या सम्राट ने महामंत्री वररुचि का त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया? सम्राट के कारण ही तो आर्य वररुचि ने त्यागपत्र दिया है। तो आचार्य वररुचि महामंत्री कैसे रहेंगे? संभवतः उनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं होगा। ये तुम दावे के साथ कैसे कह सकते हो? यह अवसर सम्राट की नहीं, अमात्य की कसौटी का है।
भविष्य में तुम्हारी क्या योजना है? तुम्हें प्रतीक्षा करनी है। तुम्हारी भूमिका का चुनाव तो मैं कर चुका हूं। महामंत्री, अमात्य, आप तो कुशल राजनीतिज्ञ हैं। आप ये भूल कैसे कर सकते हैं? पद के साथ साथ संबंध और संबोधन भी बदल जाते हैं। ये तथ्य आपको स्मरण कराना पड़ रहा है। महामंत्री, अमात्य, ये संबोधन मुझे अपमानास्पद लगता है। यदि यह संबोधन आपको अपमानास्पद लगता है तो भी यह संबोधन आपको स्वीकार करना होगा। अमात्य, आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। आप मुझे कुछ कहने देंगे महामंत्री? आपने त्याग पत्र दे दिया है, इसलिए आपको यह संबोधन स्वीकार नहीं है। क्या आपने यह जानना चाहा कि आपका त्याग पत्र स्वीकार हुआ भी है या नहीं? यदि सम्राट को मेरा त्याग पत्र स्वीकार नहीं तो मुझे सम्राट का निर्णय स्वीकार नहीं। और मुझे आपका आत्मघाती निर्णय, अर्थात मुझे आपका त्याग पत्र स्वीकार नहीं है। ये निर्णय करने वाले तुम कौन हो? अमात्य राक्षस। मैं अमात्य राक्षस महामंत्री वरुचि। मैंने भी मगध के उत्थान के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना शोणित और श्वेत बहाया है। मैंने भी अपमान का विष पिया है। वर्षों से आज तक पीता आ रहा हूं। सम्राट के हाथों ही नहीं, मगध की प्रजा के हाथों भी अपमानित हुआ हूं। शासन के प्रति मेरी निष्ठा और कठोरता के कारण प्रजा ने मुझे राक्षस कहा। मैंने इस विशेषण को भी स्वीकार किया। इसी मगध को बनाए रखने के लिए देखते देखते मैं अमात्य कात्यायन से अमात्य राक्षस हो गया। यहां से भाग जाने को जी चाहा, पर जाऊं तो कहां जाऊं? मगध के उत्कर्ष के सपने ने मेरे ही पैरों में बेड़ियां डाल रखी हैं। मैं भाग नहीं सकता हूं। जैसे आप पीड़ित हैं वैसे मैं भी हुआ हूं। कई बार मैंने स्वयं को मारा है, कई बार मैं आहत हुआ हूं, पर आप उसकी टीस ना सुन सके। बार बार अपनी इच्छा अभिलाषाओं और अपने पूर्व ग्रहों और अपने विचारों का गला घोटा है, इसीलिए कि मेरी व्यक्तिगत आकांक्षाएं, मेरी व्यक्तिगत गर्मा से मगध बढ़ा है। आक्रोश तो मैंने सहा है, नंद का, और घृणा सही है सम्राट के विरोधियों की। आज तक मैं खड़ा रहा हूं प्रजा और सम्राट के बीच। मैं कवच बना हूं दोनों पक्षों के लिए। मैंने ही वार सहे हैं दोनों ही ओर से। प्रजा का सम्राट के प्रति आक्रोश मैंने सम्राट का कवच बनकर झेला है, और प्रजा के प्रति सम्राट के क्रोध का भी सामना मैंने ही किया है। पर कभी सुनाई दी आपको मेरी चीख? मैं हमेशा दुधारी तलवार पर चला हूं महामंत्री, और मेरी पीड़ा का स्वर मैंने कभी आप तक पहुंचने नहीं दिया। राक्षस के पास भी हृदय है, कोमल भावनाएं हैं, मान अपमान का भाव है, पर मैंने उन्हें कभी मगध के उत्कर्ष के मार्ग में नहीं आने दिया। आज भी आपके सामने मन के पट खोलने की इच्छा नहीं थी, पर आज आपने मन के धरातल पर जमी भावनाओं की परत को कुरेद दिया, और वो झलक पड़ी। मैं आपको इस तरह नहीं जाने दूंगा महामंत्री, मैं आपको इस तरह नहीं जाने दूंगा। अमात्य, मैं तुम्हें खूब जानता था, इसीलिए आज तक तुम्हारा साथ दिया। मैं भी जब तक्षशिला से लौटा था तो अनेकों स्वप्नों को लेकर लौटा था, अनेकों क्रांतिकारी और आह्लाददायक स्वप्न। उन्हीं स्वप्नों के सहारे यहां तक प्रवास कर सका, वरना मगध की राजनीति में यहां तक प्रवास करना कठिन था। पर स्वप्न के मृगजल को देखकर बार बार स्वयं को आश्वासन देता रहा
और मगध के सुंदर भविष्य के पीछे निरंतर भागता रहा, पर सिवाय निराशा के कुछ हाथ नहीं लगा। अब ये मगध तुम्हारे हाथों है, तुम भी प्रयास करके देख लो। पर अपने अनुभव से इतना अवश्य कहूंगा कि तुम खोखले और टूट रहे नंदवंश की रक्षा कर रहे हो और मगध को दंड दे रहे हो। कब तक तुम जीर्ण और खोखले हो रहे वंश वृक्ष को थामे रहोगे? अमात्य, उनकी जड़ों में दीमक लग चुकी है, तुम उन्हें नहीं बचा पाओगे। कैसे छोड़ दूं उस वृक्ष को जिसकी छाया में मैं कभी बैठा हूं? मैं जानता हूं कि नंद परिवार दोष रहित नहीं है, पर नंद भी तो उस मगध की राजनीतिक परंपरा की देन है जिसमें रक्तपात और सामर्थ्य के बल पर सत्ताएं स्थिर रही हैं। और जब तक सत्य सबल नहीं हो जाता, तब तक मगध को सत्यनिष्ठ शासन की प्रतीक्षा करनी होगी। महामंत्री, नंदों की सत्ताएं चली भी गईं, तो क्या मगध को अपनी मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा? कब तक मगध स्वयं को यही आश्वासन देकर झुठलाता रहेगा? आप ये तथ्य क्यों नहीं स्वीकार करते कि पल पल व्यक्ति अपने कृत्य से अपना और मगध का भविष्य लिख रहा है? हर व्यक्ति का आचरण मगध के भविष्य को प्रभावित कर रहा है, उसका निर्माण कर रहा है या उसको ध्वंस कर रहा है। और यदि मगध का वर्तमान अपने अतीत से सुंदर नहीं है, तो इस प्रश्न पर वर्तमान को भी विचार करना होगा। मगध का कोई भी व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व से नहीं भाग सकता है। यह व्यक्ति और वर्तमान के कृतित्व को चुनौती है। इस धरातल पर मुझे, आपको और हम सबको अपना आत्मविश्लेषण और मूल्यांकन करना होगा। मगध के भविष्य का निर्णय सिर्फ सम्राट ही नहीं, मेरा और आपका कृतित्व, मेरे और आपके आचरण भी कर रहे हैं। इस तत्व को मैं और आप कैसे नकार सकते हैं महामंत्री? और हमारे हाथों में तो समाज के मार्गदर्शन का उत्तरदायित्व है, और आप अपने उत्तरदायित्व से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उससे त्याग पत्र देना चाहते हैं। क्या यह मगध के साथ विश्वासघात नहीं होगा? क्या यह उन लोगों के साथ विश्वासघात नहीं होगा जो आपसे एक स्वस्थ और स्वच्छ राजनीतिक परंपरा की आशा लगाए बैठे हैं? क्या वे हतबल नहीं होंगे जो बलाबल की कसौटी में सत्य के साथ हैं? सम्राट को आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं, पर मगध को आपकी सेवा की आवश्यकता है महामंत्री। सम्राट के निर्णय को आप अस्वीकार कर सकते हैं, पर क्या मगध के निर्णय को आप अस्वीकार कर पाएंगे? महामंत्री, मैं आपसे सम्राट की शरणागति स्वीकार करने को नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे सत्य और अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए कह रहा हूं। निर्णय आपको करना है, पर निर्णय करते समय इतना अवश्य सोचिएगा कि आपका हर निर्णय मगध के भविष्य को प्रभावित करेगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अमात्य, भूखंड आवंटन एवं सेना के विभागीय अध्यक्षों के कार्य व्यापार में दृष्टिगत अनियमितताओं की छानबीन करने का दायित्व मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। मेरी आज्ञा का शीघ्रातिशीघ्र पालन हो। जो आज्ञा देव। प्रणाम भगुरायन। क्या सूचना है नगर की भगुरायन? महामंत्री वरुचि एवं मंत्रीवर श्रियक आचार्य विष्णुगुप्त के निवास पर दिखाई दिए थे। इसके अतिरिक्त कोई विशेष सूचना? आचार्य विष्णुगुप्त आज प्रातः मेरे भवन पर आए थे। प्रणाम। क्यों? आचार्य सामान्य नागरिक से लेकर सम्राट तक पहुंचना चाहते हैं। मैं सत्ता व समाज की जड़ से लेकर शीर्ष तक पहुंचना चाहता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं भगुरायन। आचार्य विष्णुगुप्त सम्राट और समाज दोनों को अपना अपना मार्ग दिखाए, उन्हें अपने कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान कराए, ऐसी एक मार्गदर्शक संहिता की रचना करना चाहता हूँ। इसलिए समाज की वास्तविक स्थिति
एवं व्यवस्था के गुण दोषों का सही सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं आपकी व्यवस्था के श्रेष्ठ गुप्तचरों से मिलना चाहता हूं। मूर्ख बना रहा है वो हमें। वे मुझसे सहायता की अपेक्षा रखते हैं और यदि मैंने उनकी सहायता नहीं की तो वह छद्मवेश धारण कर सूचनाएं एकत्रित करने का प्रयास करेंगे। समझता क्या है वो ब्राह्मण अपने आप को? उनका प्रत्येक वाक्य और व्यवहार रहस्यमय लगता है अमात्य। उनके शब्दों के सामान्य अर्थ और भाव में बड़ा अंतर है। वे चेतावनी दे रहे हैं या चुनौती, ये कहना बड़ा कठिन है अमात्य। वो चेतावनी भी दे रहा है और चुनौती भी। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि वो इतना साहसी भी हो सकता है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अग्रहायण, आर्य, आचार्य पे कौन दृष्टि रख रहा है? आप उसे नहीं जानते और न ही शासन के दूसरे गुप्तचर। उसका नाम है सुसिद्धार्थक। दूरस्थमपि चारचक्षुः पश्यति राजाः गतानुगतिको लोकः। दूरस्थमपि चारचक्षुः पश्यति राजाः गतानुगतिको लोकः। दूरस्थमपि चारचक्षुः पश्यति राजाः गतानुगतिको लोकः। दूरस्थमपि चारचक्षुः पश्यति राजाः गतानुगतिको लोकः।